हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं क्या लेकर आई हूँ आज आपको पढ़ाने के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा क्लास 10th में जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी का पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो चुका है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अब इसमें हमें पढ़ने हैं इसके पाठ्यगत प्रश्न, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज और भी सारी चीज़ें। आज मैं लेकर आई हूँ इसी का पाठ्यगत प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं एक्सप्लेनेशन वाली, देख लीजिएगा ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी से बन जाए। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को हमारे चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 6 से लेकर 12th में यदि आप किसी भी क्लास में हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में लेकर चलते हैं। आपको हमारे चैनल पर सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंज मिलेगी, जहां बेसिक से लेकर बेटा एडवांस लेवल तक हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम जितना आज आप हमें पढ़ा रहे हैं और आप जितना हमें पढ़ा चुके हैं सबके नोट्स कहाँ से मिलेंगे। उसकी लिंक बेटा आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यस, हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है बेटा, जहाँ पर आप इंग्लिश में क्लासेस ले सकते हैं। केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब पाठ्यगत प्रश्न मैं करने जा रही हूँ शुरू हमारे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बड़ा तो होगा ही। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब ये चैप्टर बड़ा है तो बेटा क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। क्वेश्चन कह रहा है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। विसरण की प्रक्रिया जो होती है, यानी कि जो डिफ्यूजन होता है, वो हमारे लिए अपर्याप्त क्यों है, यानी ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसकी अपर्याप्तता के बारे में बताना है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव। तो मैं ये जो पाठ्यगत प्रश्न में आपको जो प्रश्न सॉल्व करा रही हूँ, मैं यही सोच के कराऊंगी कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता है, हम बिल्कुल बेसिक से लेकर ही चलेंगे। बहुकोशिकीय जीव जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मल्टी सेलुलर जो होते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं जहां पर जिनका शरीर बहुत सारी सेल्स या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो पहली बात तो हमारे जैसे जीवों में ऑक्सीजन होना तो बहुत आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के हम रह ही नहीं सकते, बल्कि हमारे पूरे ब्लड में O2 का ही क्या होता है, संवहन होता है। पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो सुनो। बहुकोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या बजर्य पदार्थ के निष्कासन के लिए कुछ विशिष्टीकृत अंग होते हैं। बिल्कुल सही कहा है। क्या बोल रहे हैं कि भाई जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनको भोजन ग्रहण करने के लिए, चाहे बात की जाए हमारे द्वारा भोजन को ग्रहण करने की, चाहे हमारे शरीर में बात की जाए गैसेस को एक्सचेंज करने की, यानी गैसों के आदान प्रदान की, या फिर बेटा जो बजर्य पदार्थ हैं इनके निष्कासन की भी बात की जाए, इन सभी के लिए ऐसा नहीं होगा कि मैं यही कहूंगी कि सारा काम कोशिका करती है, पाचन भी वही कर रही है, श्वसन भी वही कर रही है, उत्सर्जन भी वही कर रही, नहीं। इन सब के लिए क्या होते हैं, तो इन सब के लिए विशिष्टीकृत अंग होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए इन जीवों से सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। यही कारण है कि हमारे जैसे फिर बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में फिर विसरण यानी डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा, अपर्याप्त। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन है,
हमारे पास क्या है, विशिष्ट अंग है, चाहे पाचन की बात हो चाहे श्वसन की बात हो, क्योंकि हम बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हमारे जैसे अगर लोगों की बात होती है तो इनमें विसरण की प्रक्रिया अपर्याप्त होती है। तो जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी ही प्रक्रियाओं के लिए एक विशिष्ट अंग होते हैं और इसीलिए इन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, जरूरत ही नहीं है उनकी, क्योंकि उनके पास विशिष्ट अंग है। और यही कारण है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्या है, अपर्याप्त है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आप सभी के सामने। ये सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए हम इसे ध्यान से देखते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कोई वस्तु सजीव ही है ये हम कैसे जान पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे? तो कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो सुनो, कोई सजीव है या नहीं इसका निर्धारण ऐसी कोई भी दिखने वाली गति, जैसे कि चलना हो गया, है ना, सांस लेना हो गया, या फिर वृद्धि करने से किया जाता है। जबकि सजीवों में ऐसी गतियां भी होती हैं जिन्हें हम हमारी अनएडेड आइज से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, कुछ ऐसी गतियां भी होती हैं। इसीलिए जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति ही, किसकी उपस्थिति? ध्यान से सुनना बेटा, जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति मौलिक मापदंड से है जिससे तय किया जाता है कि कुछ जीवित है या नहीं है। अगर हम इसे अपनी भाषा में समझिए, तो हमने बुक की भाषा जानी, हम कैसे मानेंगे कोई भी चीज जो है वो लिविंग है या सजीव है या फिर नहीं है? देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, आप क्या बोलोगे, ये सजीव है या फिर सजीव नहीं है? क्या ये सांस ले पा रहा है, श्वसन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, प्रजनन कर रहा है, बोल पा रहा है, चल पा रहा है? ये कोई भी वो काम नहीं कर पा रहा है जो एक सामान्य व्यक्ति या कोई भी सजीव करता है। अब एक बात आती है बोलने से भी रिलेटेड, सारे जीव की अगर बात करें तो उनका, जैसे अब हम मनुष्य तो हम तो बोलते हैं, लेकिन वहीं एक डॉगी को लेंगे तो डॉगी हमारी तरह बात थोड़ी ना कर सकता है। लेकिन सजीव की पहचान हम कैसे कर पाते हैं? तो जितने भी सजीव होते हैं वो अपने जिंदा, पहली बात तो ये सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कुछ एक से, और कुछ किससे मिलकर बना होता है बेटा? मल्टीपल सेल से। कुछ किससे मिलकर बने होते हैं? मल्टीपल सेल से, यानी कि बहुल कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब होता यह है कि जैसे कि हम इनकी पहचान इनके चलने, बोलने, श्वसन करने, उत्सर्जन करने, प्रजनन करने, है ना, और इसी के साथ पाचन करने, इन सब से संबंधित समझ सकते हैं। वही बात आती है प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी ये चीजें होती हैं। प्लांट्स भले ही चल फिर नहीं कर सकते, लेकिन उनमें पाचन तो होता है। डाइजेशन कैसे होता है भाई? खाना तो वो लोग बनाते हैं, है ना। अब पाचन वो वाला नहीं होता है कि उनके पास भी हमारी तरह पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं, प्लांट्स भी खाना बनाते हैं, बल्कि वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हम स्वपोषी नहीं हैं, तो आप प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, साथ ही साथ वो ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनका क्या होता है? ग्रोथ होती है। और हमारा क्या होता है? तो हमारा शरीर भी वृद्धि करता है, लेकिन हम चलते फिरते बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हमने जाना कि भाई सजीवों की पहचान करने के लिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं वो अपने जीवन जीने के लिए सारी क्रियाओं को करते हैं। जो छोटा सा जीव होता है वो अपने अनुसार करता है, एक बड़ा सा हाथी अपने अनुसार करता है, और एक वहीं अगर एक पौधे की बात करें प्लांट की, वो अपने अनुसार, और हम अपने अनुसार जीवन जीने की क्रियाओं को करते हैं। लेकिन कुछ चीजें सामान्य हैं, जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ये चीजें हम करते, तरीके हम सबके कैसे हैं? अलग अलग। इस स्टाइलस की बात करें, ना ये सांस ले रहा है, ना ये सांस छोड़ रहा है, ना ये उत्सर्जन कर रहा है, ना ये चल रहा है, ना बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हर वो एक क्रिया जो किसी भी सजीव के द्वारा होती है उनमें से ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कैसा हो जाएगा? सजीव नहीं होगा। तो हमने जाना कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कोई सजीव है या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए ऐसी कोई भी दिखने वाली गति जैसे चलना, फिरना, बोलना, सांस लेना, वृद्धि करना। एक पौधा क्या बोलेंगे? सजीव है, इसका मतलब वो वृद्धि कर रहा होगा, तभी हमने सजीव बोला। वहीं अगर वो वृद्धि करना बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि भैया अब इसमें ताकत नहीं बची है
है ना। तो जबकि सजीवों में ऐसी गतियां भी होती हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति मौलिक मापदंड है जिससे तय किया जा सकता है कि कुछ जीवित है या फिर नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, सो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। क्या बोल रहा है ये हमसे, चलिए जानते हैं, समझते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। सो किसी जीव की अगर बात करते हैं किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो सुनो, किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऊर्जा और सामग्री के स्रोत के रूप में भोजन का, प्रोटीन हो गए, एंजाइम हो गए, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण के लिए किया जाता है ना, इनका उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं ऊतकों के बनने व रख रखाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो ऊर्जा और सामग्री के स्रोत के रूप में हम भोजन का यूज करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसी के साथ प्रोटीन की अगर बात करें, एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए भी किया जाता है, कोशिकाओं ऊतकों के बनने और इनके रख रखाव के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप सभी के सामने। सो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। अब हमें बात बोल रहे हैं जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को भैया आवश्यक मानेंगे। वो कौन कौन से प्रक्रम है या कौन कौन से प्रोसेस है जिसको आप आवश्यक मानेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हम जिंदा रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। भाई सारी चीजें करते हैं। हम सांस लेना नहीं छोड़ सकते, उत्सर्जन नहीं छोड़ सकते, पाचन नहीं छोड़ सकते, हमारे शरीर में कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रिया नहीं रोक सकते। क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे बोलूं कि भाई खाना आपको नहीं खाना है लेकिन आपको जिंदा रहना है। आप कहोगे नहीं मैम, मुझे तो खाना खाना है, पाचन तो जरूरी है ना। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे एनर्जी कैसे मिलेगी। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सांस लिए बिना जिंदा रह लेना, आप कहोगे मैम कैसे संभव है। तो ये ऐसी नेसेसरी चीजें हैं जो हम करेंगे ही करेंगे। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। हमने क्या देखा, तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो सुनो, जीवन के अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रिया, जैसे पोषण हो गया बेटा, यानी कि क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन। क्या बोला है मैंने, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, है ना। क्योंकि हमारे शरीर में पोषण बहुत आवश्यक है, नहीं होगा तो ना ही हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा, ना ही हमें बॉडी की ग्रोथ हो पाएगी। तो न्यूट्रिशन तो चाहिए, समझ रहे हो। न्यूट्रिशन हमें अगर मिलेगा, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की बात आएगी तो वहां पर हम खाने पीने की बात करेंगे। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो वो मैंने आपको बताया है, पूरा का पूरा पाचन तंत्र पढ़ाया है, जहां मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व हमारे शरीर में लगते हैं, हमारे शरीर में पहुंचकर वो हमारी क्या करते हैं भैया, वृद्धि करते हैं, हमारी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कैसे होती है ग्रोथ, क्योंकि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी मिलती है। तो पोषण तो बहुत जरूरी है हमारे लिए ताकि ये सारी चीजें हो सके। इसी के साथ फिर क्या है, उत्सर्जन, जिसे हम क्या बोलेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्रीशन। क्या हो जाएगा, सो ये होगा हमारा एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन भाई हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें जो शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है, जो हम हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, तो उत्सर्जन भी होना चाहिए आवश्यक। फिर क्या बोल रहे हैं, श्वसन, बिना सांस लिए जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। परिवहन, जी हाँ, परिवहन भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर में आपने देखा होगा रक्त का भी क्या होता है, परिवहन होता है कि नहीं होता है, जो बल्कि बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रिया में शामिल होती हैं। तो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन सब इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। डन भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर देना। उम्मीद करती हूँ कि पूरी हर एक बात आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। नाउ मूव करती हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सो 5 मतलब बोले तो नेक्स्ट हमारी पेज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप सभी के सामने। भैया स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है,
याद करिए जब मैंने आपको पोषण वाला सेक्शन पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि एक स्वयं पोषी पोषण भी होता है, या फिर हम जिसे स्वपोषी बोल सकते हैं, और एक विषम पोषी पोषण भी होता है। याद करिए क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा था बेटा। आपके क्लास 10th में जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो नाउ ध्यान से सुनिएगा। एक साइड मैंने लिखा है स्वयं पोषी पोषण को और एक साइड मैंने लिखा है विषम पोषी पोषण। सबसे बेस्ट है हमें अंतर बताना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से दोनों में अंतर बताएंगे। तो स्वयं पोषी पोषण क्या होते हैं, तो सुनो, भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे कि जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से संश्लेषित किया जाता है। ऐसा कहाँ होता है? स्वयं पोषी पोषण में होता है। वहीं अगर बात आती है तो स्वयं पोषी पोषण एक ऐसा पोषण होता है जहां पर खुद ही खाना बनाया जाता है। जहां पर क्या होता है? खुद ही खाना बनाया जाता है। मेनली इसमें क्या आते हैं भैया? पौधे आते हैं, यानी कि क्या आते हैं बेटा? प्लांट्स आते हैं, जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? अपना खाना खुद ही बना रहे होते हैं, स्वयं से पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वयं से पोषण उन्हें कैसे मिलेगा? उसके लिए उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे सनलाइट चाहिए होगी, हमारे एटमॉस्फेयर से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होगी, रूट्स यानी जड़ों से उसे पानी भी चाहिए होगा, तब जाके एक प्लांट या पौधा अपना खाना बना पाएगा। ओके, तो भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से इसे संश्लेषित किया जाता है। और वहीं विषम पोषी पोषण की बात आती है तो भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है, और भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा भी जाता है। सो एक्चुअली में विषम पोषी पोषण में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? हमारा। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मनुष्य यानी कि बेटा जो ह्यूमंस है ना, वही इसमें आते हैं। मनुष्य यानी कि बेटा जो ह्यूमंस है ना, वही इसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे खाने के लिए, हम अपने फूड के लिए दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, हम हमारे फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? तो हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट पर भी लेते हैं और इसी के साथ हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी लेते हैं, हाँ या ना? जैसे कि हम भाई अगर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की बात चल रही है तो गाय से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, दूध मिलता है कि नहीं? वहीं प्लांट्स की बात चल रही है तो हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने जाना कि हम हमारे फूड के लिए एनिमल पर भी डिपेंड होते हैं, सो हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ हम प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं तो हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी लेते हैं। लेकिन वहीं अगर बात आती है स्वपोषी पोषण की या स्वयं पोषी पोषण की, तो इसमें वे आते हैं जो अपना पोषण खुद ही करते हैं या अपना खाना खुद ही बनाते हैं, है ना? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज और, भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें प्राप्त किया जाता है, और अब इसे क्या बोल रहे हैं? भोजन को एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने मान लो रोटी ही खाई, हमने दाल चावल सब्जी बहुत सारी चीज़ें खा ली। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, और जो काम की चीज़ नहीं होगी वो बाहर कैसे निकलेगी? तो इसके ब्रेक डाउन के लिए हमारे शरीर में फूड का सही तरीके से क्या हो सके बेटा? डाइजेशन हो सके, हमारे बॉडी में फूड का सही तरीके से डाइजेशन हो सके, पाचन हो सके, इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन के समय। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। भैया एक बात बताओ कि जो स्वयं पोषी पोषण होता है, इसमें मैंने क्या बताया कि पौधे क्या करते हैं? पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब इसी के साथ ध्यान रखना कि ये अपने पोषण की प्राप्ति कैसे करते हैं भैया? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। कैसे करते हैं बेटा? तो ये सहारा लेते हैं किसका? प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण यानी कि भैया फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसी के माध्यम से ये क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णक या पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, और वो क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ये पर्णहरित होता है।
तो हमने जाना कि भाई जो प्लांट स्वयं पोषी होते हैं, यानी कि उनको प्रकाश संश्लेषण के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और फिर हमने क्या जाना, तो और हमने जाना कि उनको क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक उसमें आवश्यक होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी भाई हमारे में आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारे खाने के लिए सनलाइट पर डिपेंड नहीं है, ना ही हम CO2 लेते हैं, बल्कि हम तो अपने खाने के लिए हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं। तो पता चल गया ना, हमें पर्णहरित नहीं चाहिए। ये कहाँ मिलता है? पत्तियों में। और हमारे शरीर में तो लीव्स यानी पत्तियां हैं ही नहीं, आपके शरीर में भी नहीं है ना, बोलने मत लगना कि है। नेक्स्ट आते हैं, सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन में होता है। क्यों होता है भैया? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या रात में होगी क्या? नहीं, ये कब होती है? जब होती है क्या? सनलाइट। कब होती है ये प्रोसेस? जब क्या होता है बेटा? सनलाइट मिलती है हमको। सनलाइट के समय यानी कि सूर्य के प्रकाश के समय होने वाली ये प्रक्रिया है, और रात में तो ये मिलती नहीं है। तो यस, सामान्यतः भोजन का निर्माण यहाँ कब होता है? दिन के समय। और अगर हम विषम पोषी पोषण की बात करें तो यहाँ भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है, आधी रात को 3 बजे, दिन में सुबह सुबह, कभी भी। ओके, लास्ट आते हैं, इसमें सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया जीवाणु इस प्रकार का पोषण करते हैं। सही बोल रहे हैं कि भाई सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु में इस प्रकार का पोषण होता है। और वही बात आती है विषम पोषी में, तो कुछ सभी जीवों और कुछ कवकों में, तथा कवकों में क्या होता है? ये पोषण होता है। जैसे अगर मनुष्य की बात जीवों में करेंगे तो यस, हम कैसे होते हैं? तो हम विषम पोषी होते हैं। हम ऐसा बोल देते हैं कि हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य कैसे होते हैं बेटा? सो मनुष्य होते हैं विषम पोषी। तो इसमें जीव आ जाएंगे, कवक में ये पोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक चीज और, यहाँ सभी जीव लिखा है तो देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, जैसे हम अपना भोजन किससे लेते हैं? प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं, दोनों से लेते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से एनिमल पर ही डिपेंड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में भी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये वर्ड लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसकी इसी पेज का 2nd क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी भैया फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? क्या बोल रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्लांट को कहाँ से मिलती है सारी चीजें? तो ध्यान से सुनो, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया जहाँ पर प्लांट को खाना बनाने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए ही चाहिए होंगी, बिना उसके तो कोई काम चलने ही नहीं वाला। और वो क्या क्या है? तो सुनो, वो सामग्रियां निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहले नंबर पर क्या हो जाएगी बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और क्या हो जाएगा? वाटर यानी कि जल। बिना इसके कोई भी प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ये भी चाहिए होगी। तो होता क्या है मैं आपको बताती हूँ कि भैया जो सनलाइट होती है वो पौधे को मिलती है। किसे मिलती है? वो प्लांट को मिलती है। तो रुको, हम इसे प्रॉपर अच्छे से बना कर अभी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर इसे अभी हम इस प्रकार से अच्छे से बनाकर पढ़ते हैं। तो ये ऐसा गया, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा पौधों का कौन सा भाग है जहां पर फूड यानी कि खाना बनता है बेटा? तो हम क्या बोलेंगे भैया? वो ना लीफ वाला सेक्शन है। लीफ एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा भाग है जहां पर प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाते हैं यानी कि खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो देखो भाई, पत्तियों में ही खाना बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार इतने इजी बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। होता यह है कि सनलाइट जो होती है वो सीधे किस पर पड़ती है? पत्ती पर पड़ती है ना? वैसे तो पौधे के हर एक हिस्से पर पड़ती है, पर हमने देखा कि जब ये पत्ती पर पड़ती है तो पत्ती को तो चाहिए ही। क्या चाहिए भैया? इसको दे दो तुम सनलाइट। ठीक है, इसने क्या ले ली? सनलाइट ले ली। और इसे पता है क्या चाहिए होगा? एटमॉस्फेयर का CO2 चाहिए होगा। और साथ ही साथ इसे क्या चाहिए होगा बेटा? जो रूट्स होती है ना, जो जड़ होती है ना, वहाँ पर क्या होता है? ढेर सारा पानी होता है। और अगर पानी नहीं होगा फिर भूल जाना कि प्लांट अपना खाना बना पाएगा। क्या बिना पानी के हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं।
तो फिर ये प्लांट कैसे रहेगा, ये भी नहीं रह सकता है। इसे भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पत्ती जब खाना बनाती है तो वो पानी भी लेगी, सनलाइट भी लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट सब चाहिए इसमें कच्चे सामग्रियों के रूप में। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने पत्तियों के सतह पर बने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही कि पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा। प्लांट्स में क्या होते हैं, पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। याद करिए मैम ने आपको बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा हमारा, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। हिंदी में ये क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। ठीक है, तो हमने जाना कि भाई पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने पत्तियों के सतह पर बने सूक्ष्म छिद्रों से प्राप्त करते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, यहीं से इसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं जल, भैया पानी। पौधे जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। बिल्कुल सही बोला है कि पौधे जल की पूर्ति कैसे करते हैं, रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा। यहाँ पर मिट्टी होती है, रूट्स उसमें रूट्स यानी कि जड़ उसमें धसी हुई रहती हैं, और यहीं पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और मिट्टी में ही उपस्थित जल के अवशोषण से जो है ऐसा होता है। एंड लास्ट क्या है, सूर्य का प्रकाश। सो पौधे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है फिनिश। नाउ मूव करते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। देखो भैया, आमाशय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। और स्टमक में अम्ल की भूमिका के बारे में बात चल रही है कि भाई स्टमक में एसिड का क्या रोल है। पहली बात तो एक सोचने वाली बात है कि हमारे स्टमक में एक एसिड है, ज्यादा नहीं सोचना, केवल समझना। तो हमारे स्टमक में एक एसिड है, हम एक एसिड के साथ जिंदा हैं। कैसे हो सकता है मैम, एसिड के साथ कोई जिंदा रह सकता है? जी हाँ है, हम हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में एक एसिड होता है और उस एसिड का नाम है HCl। क्या है भैया, तो उस एसिड का नाम है HCl, जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया ये हमारा क्या है, दोस्त भी है, पहले भी मैंने बताया है, और ये हमारा क्या है, दुश्मन भी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्त और दुश्मन कैसे है, चलो जानते हैं। तो पहले तो ये समझेंगे हमारे स्टमक में आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। जैसे आमाशय में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बताए ना क्या होता है, HCl होता है। ठीक है भैया, ये भोजन के टुकड़ों को घोलने में मदद करता है। ठीक है, और एक अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है। ये हमारे फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंपली हम क्या बोलेंगे कि ये HCl क्या कर रहा है, तो हमारा जो फूड था ना बेटा, ये उसे कन्वर्ट कर रहा था किसमें, अम्लीय माध्यम में, यानी कि एसिडिक फॉर्म में। अम्लीय माध्यम में यानी कि किसमें, एसिडिक फॉर्म में। क्लियर, तो हमने क्या जाना कि ठीक है, इसने हमारे फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में भी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है भाई, और क्या बोल रहे हैं, ये भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया तथा सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। ये भी सही बोला है कि भाई इन केस हमारे भोजन या फूड के साथ कोई क्या आता है भैया, बैक्टीरिया आता है बेटा। किसकी बात चल रही है, बैक्टीरिया की। तो ये उसको वहीं पर क्या करता है, तथा सूक्ष्म जीव भी अगर आएंगे तो उसको वहीं पर नष्ट कर देता है, किल कर देता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो बिल्कुल भी हाइजीन से नहीं बनी है, बिल्कुल भी सफाई से नहीं बनी है, हाइजीन का ध्यान ही नहीं रखा है, तो ऐसी चीज़ों को अगर हम खाएंगे तो बीमार तो होंगे ना। ऐसा ही यहाँ पर होता है, बट होता यह है कि पहले हमें HCl प्रोटेक्ट करता है अगर हम ऐसा कुछ भी खाते हैं तो। सो HCl बेसिकली क्या करता है, इन केस हमारे फूड के साथ कोई बैक्टीरिया हमारे स्टमक में आने की कोशिश करता है, या फिर कोई सूक्ष्म जीव भोजन के साथ आते हैं, तो ये उसे वहीं पर किल करने का यानी कि बेटा मारने का काम करता है। क्या करता है, इसे मारने का काम करता है। चलें आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट ले लिया।
नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की अगली कहानी की तरफ। अमाशय वाला काम हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं पाचक एंजाइमों का क्या काम होता है। तो सुनो ध्यान से कि एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन इत्यादि ऐसे पाचक एंजाइम भोजन को सरल कणों में तोड़ने में मदद करते हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, जब कोई फूड या फिर बेटा जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, हमारे शरीर के अंदर। कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। फिर क्या होता है, वो किस फॉर्म में होता है, सो वो फूड जो है हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है। किस में, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल रूप में जाता है, जिसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल फॉर्म में, यानी कि बेटा सरल रूप में इसे परिवर्तित करना होता है। ठीक है, जिसमें ये सहायता करते हैं, ब्रेक डाउन करके उसे तोड़ते हैं। सो एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन इत्यादि जैसे पाचक एंजाइम भोजन को सरल कणों में तोड़ने में मदद करते हैं। ये सरल कण रक्त द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और इस प्रकार शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तो वो हमें पहुंचाना ही होता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारी ग्रोथ हो सके, हमारा शरीर सही तरीके से काम कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आप सभी के सामने। सो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने बताए वो सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, वो सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रही है हमसे, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाए। सो ध्यान से सुनिएगा। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं। इंग्लिश में ये विलाय होता है ना, रसांकुर के नाम से भी जाना जाता है। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, बढ़ाने का काम कर देते हैं। सो दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को एब्जॉर्ब, अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा को प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण में और पुराने ऊतकों की मरम्मत में भी होता है। कुछ इस तरीके से काम ये करता है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जो एक जलीय जीव होता है उसकी अपेक्षा जो स्थल में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं हमारी बात कर रहे हैं, किस प्रकार ये लाभप्रद है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलो जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। स्थलीय जीव वायुमंडल की ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, ये स्थल में रहने वाले जीव क्या करते हैं, तो भैया हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो हम लेते हैं। सो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। हम कौन है भैया, मनुष्य हैं, और मनुष्य को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। कहाँ से लेता है बेटा, ये वायुमंडल से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। जहां पर क्या होती हैं, तो जहां पर बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस भी होती है 78%। कितने परसेंट होती है, 78%। इसी के साथ ऑक्सीजन गैस भी होती है, CO2 होती है, और भी अन्य गैसेस होती हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, हमारे जिंदा रहने के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन है। तो स्थलीय जीव जो होते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जो होते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किस में, जो जलीय जीव होते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जल की तुलना में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। इसीलिए स्थलीय जीवों को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, तो हमें इसके लिए तेजी से सांस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे वायुमंडल में सारी गैसेस हैं ही, तो हमें ज़्यादा जल्दी सांस नहीं लेना है। इसीलिए जलीय जंतु के विपरीत स्थलीय जीवों को गैसीय आदान प्रदान के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे में जो आदान प्रदान है या जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो आसानी से हो जाती हैं, या हमें ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं। क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न
किससे? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं? तो ध्यान से सुनेंगे वो क्या है। तो ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, ये एक 6 कार्बन वाले अणु का, ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु क्यों है ऐसा? तो सुनो, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब इसमें कार्बन के कितने अणु हैं? तो हमने देखा 6 है। सो ग्लूकोज क्या करता है, एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन कर देता। और ये किस में कर रहा है बेटा? सो ये कर रहा है कोशिका द्रव्य में, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर? ये इसमें कर रहा है। अब इसका पायरुवेट में विखंडन कर देता है और फिर क्या होता है? ये 3 तरीके से हमें कहानी पता चलती है भैया। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होगा, एक ऑक्सीजन का अभाव होगा उसमें भी होगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होगा। यानी कि जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं हो तो भी ये होगा, जहां पर ऑक्सीजन का अभाव या कमी हो वहां पर भी ये होगा, या फिर जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित हो वहां पर भी ये होगा। तो हमने क्या जाना? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की अगर बात आती है, जहां पर ऑक्सीजन कैसा होता है बेटा? एब्सेंट होता है। तो अगर हमने देखा कि भाई अच्छा एक चीज और, ये प्रक्रम किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। तो हमने क्या जाना कि जो भैया वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, 2 तरीके के श्वसन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव कभी मैं आपको भी बताऊंगी। सो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली जो क्रिया होती है वो क्या होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अवायवीय श्वसन ये होगा। कौन सा श्वसन होगा? सो ये अवायवीय श्वसन होता है, जो कि किस में देखने को मिल रहा है हमको? यीस्ट में देखने को मिल रहा है, जहां पर इस श्वसन के बाद, इस प्रोसेस के बाद एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो क्या मिलेगी? ऊर्जा, जहां 2 कार्बन के अणु होंगे। वहीं अगर ऑक्सीजन का अभाव होगा, जैसे हमारी पेशी कोशिका में, मसल सेल में होता है, वहां पर लैक्टिक अम्ल बनता है, ऊर्जा मिलती है 3 कार्बन के अणु के साथ। एंड लास्ट आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वायवीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन बोलते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में बेटा जिसे हम क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, उसमें ये होता है। जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, उसमें ये होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए अभी इसे और समझते हैं। डोंट वरी, घबराना नहीं बिल्कुल, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने भैया, सभी के प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेके फिर बढ़ना आगे। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और आगे है ऑक्सीजन का अभाव। चलो तीनों को हम जानते हैं। अवायवीय श्वसन किसमें अभी हमने देखा था? यीस्ट में देखा था। चूंकि ये प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए हम इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, जो कि इंग्लिश में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ये प्रक्रम किण्वन फर्मेंटेशन के समय यीस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात पायरुवेट जो है भैया, वो एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में और थोड़ी मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वायवीय श्वसन। तो ये जब पायरुवेट का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इससे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी बनता है तथा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कम मात्रा में हो रही थी, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन यहाँ पर भी थोड़ा था, यहाँ पर भी क्या हो रही है? प्रचुर मात्रा में यहाँ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। और ग्लूकोज का यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें होता है आंशिक रूप से, ध्यान रखना। और इसमें कैसा होता है? पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, लास्ट आते हैं ऑक्सीजन का अभाव। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव या फिर बेटा कमी हो जाती है, तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण होता है। किसका कारण होता है? क्रैम्प का कारण होता है। यहाँ लैक्टिक अम्ल का निर्माण और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। दैट्स इट, यही थी कहानी जो हमें जाननी थी, हमने जान ली, और ये क्वेश्चन भी होता है यहाँ पर फिनिश। नाउ बेटा
नेक्स्ट आते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की क्लासेस आप और भी देख सकें। साथ ही साथ बेटा अगर आपने इस चैप्टर को अब तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, मैंने सबको पार्ट्स में पढ़ाया है। ओके नाउ मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। जैसे हमारे बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमंस की बात चल रही है ना, हम तो मनुष्य में आते हैं, है ना। सो हमारे में अगर बात आती है ऑक्सीजन की और हमारे में बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका परिवहन कैसे होता है। तो सुनो, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को हम एक्चुअली में रेस्पिरेशन कहते हैं बेटा। ये एक श्वसन प्रक्रिया होती है जहां पर हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 नहीं चाहिए उसको रिलीज कर देते हैं। सो मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन। और ये प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। हम थोड़े ना बोलेंगे श्वसन का काम कौन कंप्लीट करता है, हमारे जो है वो किडनी करती है, नहीं, किडनी का ये काम ही नहीं है। ये काम किसका होता है बेटा, हमारे फेफड़ों का होता है। ओके, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है ना, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में यानी कि भैया ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब बात आती है हीमोग्लोबिन की। सो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक श्वसन वर्णक होता है। अगर यहाँ लिखा हो तो ठीक, नहीं तो मैं आपको अलग से बता देती हूँ बेटा। यह एक श्वसन वर्णक होता है। हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, सो हमारे ब्लड का कलर होता है भैया रेड। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन देखा किस में जाता है बेटा, सो वो RBC में देखा जाता है, रेड ब्लड सेल्स में देखा जाता है। तो हमने देखा कहाँ गया, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और फेफड़ों से रक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर, फेफड़ों से रक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर, यही तो होता है, ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देता है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जिसे हम एल्वियोली बोलते हैं। सो ये क्या करती हैं, जहां ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि ये यहाँ पर गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज। याद करिए हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था हमारे लंग्स में, है ना। ये ब्रांचेस जैसी, शाखाएं जैसी आपको जो दिख रही हैं, मैंने आपको यहीं पर बताया था कि कोशिकाएं पाई जाती हैं कुछ इस प्रकार से, गुच्छे जैसा क्या होता है बेटा, इनका स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली क्या काम करती हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। तो हमने क्या जाना, कहाँ गया, फेफड़ों से रक्त हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर संपूर्ण अंगों तक पहुंचाती है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होकर रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, आदान प्रदान। वायु कोशों की कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती हैं और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नासाद्वार से शरीर के बाहर निकल जाती है। क्लियर। तो हमारे द्वारा सांस लेना इनहेल, छोड़ना एक्सहेल, सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं CO2, हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो। ओके नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आप सभी के सामने। ओके सो बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। उम्मीद करती हूँ कि वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। भैया गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाए। मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाए, तो सुनो। फुफ्फुस के अंदर अनेक कोशिकाएं होती हैं जो एक सतह उपलब्ध कराती हैं। बिल्कुल बहुत सारी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, एल्वियोली होती हैं जो एक सतह को उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, यानी कि गैसेस क्या हो सके बेटा, एक्सचेंज हो सके।
कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। बिल्कुल सही बोला है कि जो कोशिकाओं की भित्ति होती है ना बेटा, जो वॉल होती है, उनमें रुधिर वाहिकाओं का फैला हुआ काफी ज्यादा विस्तृत जाल या विस्तीर्ण जाल होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां थोड़ी सी ऐसे ऊपर की ओर उठ जाती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा सा हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका की बात करें ये बड़ी हो जाती है, और इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चली जाती है, यानी फेफड़ों के अंदर चली जाती है, चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को वहां पर भर दिया जाता है ना, विस्तृत कोशिकाओं को भर देती है वायु। अब रुधिर जो है वो शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि जो रुधिर है वो शेष शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है तथा वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक ये पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, सो गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाए, तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से, इन घटकों के क्या काम है? देखो भैया, क्या कहा जा रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों के काम क्या है, ये हमें बोला जा रहा है। चलो समझते हैं, जानते हैं, इसे भी समझते हैं। होता यह है बेटा, मनुष्य में वहन तंत्र के मुख्य घटक में सबसे पहले तो हमारा हृदय आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हार्ट। रुधिर आ जाएगा, लहू, खून, ब्लड, और क्या आ जाएंगी, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं आ जाएंगी। तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण काम होता है हमारे शरीर में। सो होता यह है कि मनुष्य में वहन तंत्र के मुख्य घटक हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती हैं। अब हृदय की बात करें तो हृदय यानी हार्ट हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। हमारा हृदय क्या करता है, हार्ट ऐसे संकुचित, ऐसे शिथिलित, ऐसे डायस्टोलिक और ऐसे सिस्टोलिक, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो ये संकुचित होता है और ये शिथिलित होता है, संकुचित हो रहा है, शिथिलित हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। ठीक है, तो ये शरीर के विभिन्न अंगों से जहां जहां पर विऑक्सीकृत रुधिर है ना, उससे प्राप्त कर लेता है। विऑक्सीकृत रुधिर बोले तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी भी नहीं समझ में आया तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कौन सा वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड। तो ये प्राप्त कर लेता है और ऑक्सीजनीकरण के लिए, किसके लिए, ऑक्सीजनीकरण के लिए इस अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेजने का काम करता है। और फिर हमारे लंग्स क्या करते हैं, देखो ऐसे प्रोसेस चलती है। पहले हमारे बॉडी से जो हमारा CO2 वाला ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, फिर हृदय से किस में चला जाएगा, हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में, लंग्स से फिर वापस किस में चला जाएगा, हमारे हार्ट में, और बेटा हार्ट से कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। और होता क्या है भैया, ये CO2 वाला ब्लड लेके जा रहा है, ये भी CO2 वाला इसके पास लेके जाता है और बोलता है भाई लंग्स भैया एक काम करो, मेरी हेल्प कर दो, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास बहुत सारा CO2 वाला ब्लड है, इसे O2 में कन्वर्ट कर दो। तो लंग्स क्या बोलता है, ठीक है भाई मैं कर देता हूँ, तुम लेते आओ, मुझे देते जाओ। सो ये क्या करेगा, उसे O2 में कन्वर्ट करके किसे दे देगा, हार्ट को। हार्ट के पास अब क्या होगा, O2 वाला ब्लड, और ये पूरे शरीर में O2 वाला ब्लड दे देगा। ऐसे चलने वाली प्रोसेस प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब इसमें मैंने एओर्टा और ये सब चीज़ें नहीं बताई हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हूँ, शॉर्ट में आपको समझा रही थी कि ये प्रोसेस ऐसे होती है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखा, ये कहानी डन। रुधिर ऑक्सीजन, रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के परिवहन में मदद करता है। बिल्कुल सही बोला है, और अगर ब्लड नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ब्लड हमारा दो चीज़ों से बेटा मिलकर बना होता है, एक तो होता है बेटा क्या, प्लाज्मा, और एक क्या होता है, रक्त कणिकाएं। एक क्या है, प्लाज्मा, और एक क्या होती हैं, सो वो रक्त कणिकाएं होती हैं जिन्हें हम ब्लड कॉर्प्यूसेल्स कहते हैं। और ये कितनी होती हैं, 3। एक होती है भैया RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु। सो रुधिर ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के परिवहन में हेल्प करता है।
अब रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं, जिनमें शिराएं, धमनियां और कैपिलरीज यानी केशिकाएं सब शामिल है। सो रुधिर वाहिकाएं हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक अथवा विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाने का काम करती हैं शिराओं, वेन्स की सहायता से। ठीक है, नाउ फिनिश होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। और नाउ आते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 107 का। जो स्तनधारी होते हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं भाई, स्तनधारी और बेटा पक्षियों में ऑक्सीजनेट तथा ऑक्सीजनेटेड जनित यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो भाई आवश्यक तो है ना, क्योंकि स्तनधारी और पक्षियों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। स्तनधारी में जैसे हम हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम बर्ड्स की बात करें, पक्षियों की, अंतर है कि नहीं भाई, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। हम बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से, वो बोल नहीं सकते, समझ रहे हो। कुहू कू जैसे कौवा है तो वो क्या बोलेगा, कू ही करेगा, जो भी करता है वो, है ना, उसकी एक अलग ही कर्कश आवाज होती है। कोयल है, उसकी एक मधुर आवाज है। लेकिन कभी आपने देखा कि ये हमारी तरह ही बोल रहे, नहीं। तो स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो सुनो, स्तनधारी तथा पक्षियों को विभिन्न कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बोला है ना, कि जो स्तनधारी होते हैं और भैया जो पक्षी यानी कि बर्ड्स होते हैं, इनको कई सारे काम करने होते हैं, जिनके लिए इन्हें ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथा ऊर्जा इन जीवों के शरीर के तापक्रम को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ताकि इनके शरीर का तापमान सही तरीके से बना रहे। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग रहने पर शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। बिल्कुल सही। अतः स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्या है, आवश्यक है। एक्चुअली में ये भी होता है, ठीक है, हमने ये तो जान ही लिया कि इन्हें अलग अलग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शरीर के तापक्रम को भी हमें सही बनाए रखना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे अगर हम हमारी बात करें, हमारे शरीर में केवल ऑक्सीजन और CO2 जा रहा है, आपस में ऐसा मिलते थोड़ी ना है। ये CO2 O2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 O2 में कन्वर्ट हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि हम कभी प्योर ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते। तो स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक होता है, ताकि शरीर का सही तापक्रम बना रहे। तो स्तनधारी पक्षियों को विभिन्न कार्य करने होते हैं, ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए और ऊर्जा इन जीवों के शरीर के तापक्रम को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। सो ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग रहने पर शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। और स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजनित, यही कारण है कि इसे अलग रखना आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। सुनो ध्यान से कि उच्च संगठित पादप की अगर बात करें, यानी कि बेटा अगर प्लांट्स की बात करें, सो इसमें वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो उच्च संगठित पादप में ऊतकों के संचालन के लिए दो अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम क्या करता है, वहन की बात कर रहे हैं ना, वहन तंत्र को लेकर, तो हम दोनों की बात करेंगे। जाइलम जो क्या काम करता है, मृदा यानी कि बेटा सॉइल से जल और खनिज लवणों को वहन करेगा, उसको वहन करता है। और फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है, यानी कि जो खाना बनता है उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम ये करता है। तो हमने जाना कि भैया जो ये जाइलम नाम का टिश्यू है, ये क्या कर रहा है, दो चीजों का संवहन कर रहा है। एक तो जल का कर रहा है और किसका कर रहा है, खनिज का, है ना। जल तथा किसका कर रहा है, खनिज लवण का कर रहा है, जल तथा खनिज लवण का कर रहा है। और वहीं अगर फ्लोएम की बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये खाने का संवहन करता है पादप के, प्लांट के हर एक सेक्शन, हर एक भाग में, है ना। चलिए आगे आते हैं। अब पादप में जल और खनिज लवण का वहन होता कैसे है, अब ये समझाओ। ठीक है भाई, समझते हैं। मिट्टी से पत्तियों तक जल और खनिज, देखो मैं एक चीज आपको समझाती हूँ, है ना। पहले तो इसके लिए मुझे कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, छोटू सा सूरज बना लेती हूँ मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ कुछ ऐसे ऐसे यूं इस प्रकार से, है ना। चंदा मामा, सूरज चाचा, भाई ये सब ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ, ये मैंने ऐसा बना लिया,
है ना। अब मुझे क्या चाहिए, एक पौधा चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये पत्ती ऐसे निकाल ली, ठीक है, और मैंने यहाँ से भी एक पत्ती ऐसे निकाल ली, है ना, ये ऐसे और ये ऐसे निकाल ली। अब बात आती है, ये यूं गया और ये यूं गया, ये यूं गया, ये ऐसा और ये ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से बना दिया। देखो भैया होता क्या है ना बेटा, सो रूट्स वाले सेक्शन में आपको मैंने पहले भी बताया है, इस डायग्राम को रट लो, घोट लो, जैसे भी कर सकते हो सब कर लो। इस वाले सेक्शन में ही क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। अब जो दो तरीके के टिश्यू हैं, एक तो जाइलम है और एक क्या है भैया, फ्लोएम है। अब पता है ये जाइलम क्या करेगा, इस वाले सेक्शन में क्या क्या है भैया, जल है और क्या क्या है, जल तथा खनिज लवण है। जल तथा क्या है भैया, खनिज लवण है। मैं आपको बताऊं, ये जो जाइलम टिश्यू होगा ना, वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में क्या करेगा, इसे पत्तियों को पहुंचाने का काम करेगा, पानी और खनिज लवण को। अब वही हम पत्ती वाले सेक्शन की बात करें तो भैया इसने क्या बना दिया, खाना, और इसे क्या मिल गया, खाने के रूप में एनर्जी, और ये क्या करेगा, हर एक सेक्शन को खाना पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम ऊतक के माध्यम से। फ्लोएम ऊतक के माध्यम से ऊपरी मुखी, अधोमुखी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर दिशा में खाने को पहुंचाएगा, ठीक है। ये कहानी डन। अब जानो कि मिट्टी से पत्तियों तक जल और खनिज लवण, मिट्टी से पत्तियों तक जल और खनिज लवण जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं और उसकी वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन कोशिकाओं को एक सतत जाल बना लेती है आपस में मिलकर, और फिर क्या होता है, जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्रदान करती हैं, और ये जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है, और इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा जल जो है जड़ से प्रवेश कर जाता है। मृदा जल जो है, मृदा से जो जल है वो जड़ में प्रवेश कर जाता है, क्लियर। और वो जड़ से पूरे हिस्सों में चला जाता है ऊपर के साइड। नेक्स्ट आते हैं भाई, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे हो गया। ठीक है भाई, जल का समझ में आ गया, खनिज लवण का आ गया, लेकिन ये प्लांट्स में फूड का स्थानांतरण, भोजन का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, तो वो कहानी याद है जस्ट अभी जो बताई है ना। चलो वापस से इसे देखते हैं। तो होता यह है कि पादपों की पत्तियों प्रकाश संश्लेषण की वजह से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तो पादपों की जो पत्तियां है ना भैया, वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इससे अपने फूड को ग्रहण करती है, तैयार करती हैं, और फिर वहां से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है जो खाना बनता है, ऊर्जा बनती है मतलब जो। और प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, और ये कार्य संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली में जो जाइलम ऊतक हो गया यानी जाइलम टिश्यू, और एक्चुअली में जो फ्लोएम ऊतक हो गया यानी फ्लोएम टिश्यू, दोनों ही ये काम करते हैं। तो हमने क्या देखा कि भैया प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, और ये कार्य संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। फ्लोएम इस कार्य के लिए अतिरिक्त अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं, और भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथ ही कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी और अधोमुखी यानी ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों ही डायरेक्शन में ये जाकर होता है। ठीक है, ये फ्लोएम करता है। जाइलम केवल ऊपर लेके जा रहा है पत्ती के पास, फ्लोएम क्या कर रहा है, उसने खाना बनाया, उसे एनर्जी मिली, उसने सबको दे दिया, पौधे के हर एक बात, चाहे वो बीज हो, चाहे वो फूल हो, फल हो, सबको दे देगा वो, समझे। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब हम वृक्काणु की रचना और हमें क्रिया विधि का वर्णन यहाँ पर पूछा है। वृक्काणु जिसे और हम और किस नाम से जानते हैं, नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन की अगर बात करें तो ये हमारे वृक्क यानी किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सो वृक्काणु इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और वृक्काणु किस में पाए जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जस्ट अभी वैसे तो मैंने आपको बताया, बट फिर भी सुन लो भैया, ये हमारी किडनी में पाए जाते हैं, वृक्क में पाए जाते हैं अंदर,
है ना। चलिए भाई, अच्छा रचना और क्रियाविधि पूछी है, तो रचना तो आप तब बता पाओगे जब आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर पता होगा कि वृक्काणु कैसा दिखाई देता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कहाँ पर वृक्कीय धमनी की शाखा होती है और कहाँ पर वृक्कीय शिरा की शाखा होती है, कहाँ पर केशिका गुच्छ होता है और कहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल बोमेन्स संपुट होता है, हैनले का लूप कहाँ होता है, ये सारी चीजें अगर आपको डायग्राम पता होगा तो आप बिल्कुल बता सकोगे। तो एक छोटू सा होमवर्क आपका ये है कि जब मैं आपको ये भी आंसर बताऊंगी तो आपका होमवर्क ये बिना देखे आपको जो मैंने पढ़ाया था इसका स्ट्रक्चर वो बिना देखे बनाना है। बताओ कर लोगे ना। चलो भाई, तो फिर आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले रचना, फिर मैं आपको इसकी क्रियाविधि बताऊंगी। सो वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक एक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है और प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है और वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोला मैंने आपसे, प्रत्येक कहाँ गया, वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, ठीक है। और प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है ना। जैसे कि आप याद करो, मैंने आपको बताया था, है ना, यहाँ पर क्या होता है केशिका गुच्छ और ये वाला सेक्शन क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल बोमेन्स संपुट होता है, वो जिस कप की यहाँ पर बात चल रही है। और हमने क्या देखा, वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर हम इसकी क्रियाविधि। रुधिर को वृक्क धमनी द्वारा बोमेन संपुट के केशिका गुच्छ में लाया जाता है। बिल्कुल सही बोला है कि जो ब्लड होता है जिसमें काम की चीजें भी हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ में आती हैं और जो बेटा हमें नहीं चाहिए वो भी इसमें शामिल होती हैं। सो वृक्क को रुधिर को वृक्क धमनी द्वारा बोमेन संपुट के केशिका गुच्छ में लाया जाता है जहां उसे छाना जाता है और प्रारंभिक निस्यंद में ग्लूकोज अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। प्रक्रिया अनुसार जैसे जैसे निस्यंद हैनेने लूप और कुंडलिक नलिका से गुजरता है उपयोगी पदार्थों का यहाँ पर क्या होता है, दोबारा अवशोषण कर लिया जाता है। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब एक बार फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है, जब बेटा एक बार फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है इस केशिका गुच्छ में, तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसी काम की चीजें ग्लूकोज अमीनो अम्ल और ज्यादा मात्रा में पानी भी इसके साथ चला जाता है जो नहीं जाना चाहिए। हमें यहाँ मूत्र का निर्माण देखना था, मूत्र जो कुछ ऐसी चीजें जो नहीं चाहिए हमें वो बाहर निकालनी थी, लेकिन यहाँ तो काम की चीजें भी चली जाती हैं जिसका वापस से क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भैया उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए जो पादप यानी प्लांट्स होते हैं भैया वो किन मेथड्स का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सुनो, पादप वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पा सकते हैं। और पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट्स करते क्या है भैया, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है O2 लेते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं। तो उनको CO2 लेते हैं और O2 को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। तो होता यह है कि पादप वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय वृत्तिका में स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं और अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में स्टोर रहते हैं। किसमें भैया, ये पुराने जाइलम में स्टोर रहते हैं। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है। मूत्र बनने की मात्रा इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि जल की मात्रा का शरीर में संतुलन बना रहे। जल की बाहर निकलने वाली मात्रा इस आधार पर निर्भर करती है कि उसे कितना विलेय वजर्य पदार्थ उत्सर्जित करना है। बिल्कुल सही बोला है। अतिरिक्त जल का वृक्क में पुनरावशोषण कर लिया जाता है और उसका पुनः उपयोग हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही कहा है ना, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जल चला जाता है जहां पर पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, फिर जो जाना चाहिए वो चला जाता है और जो रहना चाहिए वो रह जाता है। इतना अधिक मात्रा में भी जल को उस बाहर नहीं निकालना है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये प्यारा सा सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर सकते हो आप मुझे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। YT पर भी आप हमारे सेशंस ले सकते हैं।
एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे टॉप कोर्सेज जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और बेटा स्पोकन इंग्लिश हम कवर कराते हैं। सो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और जो होमवर्क दिया है वो ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।